नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी पहली खबर है ट्रिपल एच फैक्टर। ये एच जो दिख रहा है आप, यही है आज और आपको देखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है दर्शकों, और वहां पर निशाने पर हिंदू आ गया है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं जो हिंदुओं को भगाने की धमकी दे रहे हैं और उनकी हेट स्पीच का आज मैं एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों। लेकिन ये एच फैक्टर आपको समझना चाहिए। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ कहती है दर्शकों, और आज फुल एक्सरे करने वाले हैं। हिंदुओं और सनातन के खिलाफ एक नफरती लहर जैसे देश की फिजाओं में दौड़ने लगी है दर्शकों। कोशिश की जा रही है, जिसे देखो वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। हिंदुस्तान में भी यह जहर तेजी से घोला जा रहा है। इसके पीछे सबका अपना निजी स्वार्थ छिपा हुआ है दर्शकों। हिंदुओं के खिलाफ चल रहे इस एजेंडे में कांग्रेस का नाम और मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस ने तो मानो देश को बर्बाद करने का जैसे बीड़ा सा उठा लिया हो। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, वहां जाकर पीएम मोदी को घेरते हैं, देश का अपमान करते हैं, जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, और अब उन्हीं के पदचिन्हों पर उनकी पार्टी का नेता भी चल रहा है। राहुल गांधी विदेशों में देश के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस का नेता चुनाव की आड़ में देश के अंदर ही हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है दर्शकों। अगले महीने 5 तारीख को हरियाणा के लिए बड़े अहम चुनाव है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए घर से निकलेगी, लेकिन राजनीति का खेल ऐसा चल रहा है दर्शकों कि अपने फायदे के लिए ये कांग्रेसी नेता कुछ भी कर सकते हैं। आप सावधान हो जाइए। सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता मामन खान भरे मंच से हिंदुओं को धमका रहे हैं। आपको बताऊंगा मामन की धमकी, आखिर वो धमकी देने पर क्यों उतारू हो गए, पूरा एक्सरे हमने तैयार किया है। लेकिन पहले आप सुनिए कि कैसे मामन खान हिंदुओं को धमका रहे हैं। वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं रहना पड़ेगा, यहां बाहर जाना पड़ेगा। सुन लिया आप, सरकार बनेगी तो हिंदुओं के रहने के लिए जगह नहीं होगी, मेवात से भगा देंगे। लेकिन क्या प्लान है दर्शकों, बता देता हूं आप। मामन खान कांग्रेस के नेता, हरियाणा की नूह सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सोच लीजिए आप, नूह जिले के मेवात की सियासत में मुसलमान बड़े अहम हैं, इनके आसपास ही है दर्शकों। और बड़ी बात क्या, हरियाणा में मुस्लिम आबादी में 7.2% है। राज्य में हिंदुओं की आबादी है 87.46%। लेकिन बड़ी बात क्या, 21 जिलों में सिर्फ मेवात ही है जहां मुसलमानों का दबदबा है, और यही ये चाहते हैं। मेवात के करीब 70% मुसलमान इनके निशाने पर हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। यहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नूह की 3 सीटों पर मुस्लिम विधायक चुने जाते हैं दर्शकों, सोच लीजिए, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ यह जहर है। हरियाणा का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का वोटर है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए चुनाव से पहले आपको बता रहा हूं दर्शकों कि हिंदुओं के खिलाफ मोहब्बत की दुकान में हेट वाला सामान मिल रहा है। उसी से जुड़ी हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। कांग्रेस नेता मामन खान की जुबान से निकले इन शब्दों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि हरियाणा चुनाव में मजहबी कला से कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की राह पर आगे बढ़ गई है। हरियाणा चुनाव में हिंदू मुस्लिम में बांटने की सियासत की जा रही है। कांग्रेस को यह पता है कि हरियाणा की सियासत में मुस्लिम समुदाय का भले ही बहुत ज्यादा प्रभाव ना हो, लेकिन मेवात की राजनीति पूरी तरह मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए तो मामन खान मुसलमानों का हितैषी बन विधायक की कुर्सी अपने नाम करना चाहते हैं। वो ये अच्छे से जानता है कि मुस्लिम वोटों पर इनेलो और जेजेपी की नहीं, बीजेपी की भी नजर है। लेकिन सनातन की रक्षा के लिए बीजेपी हमेशा से तत्पर रही है।
बीजेपी को सत्ता से ज्यादा सनातन की फिक्र है, इसलिए तो मामन खान ने हिंदुओं को धमकी दी तो बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेवात भाईचारे की संस्कृति है, गंगा जमुना की तहजीब का इलाका है। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे भाईचारा खत्म करने वाले लोगों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। और मैं मेवात के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, ऐसे बदमाश किस्म के नेता को सबको जरूर सिखाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब मामन खान ने विवादित बयान दिया हो। वो अपने भड़काऊ बयानों के कारण जेल तक जा चुका है, लेकिन इस बार मसला थोड़ा अलग है। मामन खान के लिए इस बार मुद्दा चुनाव है, टारगेट पर हिंदू हैं और मुसलमानों के जरिए जीतना नूह का रण है। देख लिया दर्शकों आपने, कांग्रेस नेता मामन खान क्यों इस तरह की हेट स्पीच हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। आखिर क्यों मेवात से हिंदुओं का हिसाब करना चाहता है, बताऊंगा। लेकिन भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेस के नेता शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हरियाणा चुनाव में कूद चुके हैं, चुनावी रण में आ चुके हैं। इसलिए चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुओं के खिलाफ जो आग देश के कोने कोने में जलाई जा रही है उसे वो सुलगने नहीं देंगे। हाल ही में जब योगी हरियाणा के असम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे दर्शक, तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बाबरी मस्जिद तक का जिक्र कर दिया था। और अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो लोग हिंदुओं को सरकार बनने के बाद भगाना चाहते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुन लिया दर्शकों आपने, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और जग जाहिर होता जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग जगह पर अलग अलग मौकों पर दिए गए बयान ये साफ दर्शा रहे हैं दर्शकों कि उनके निशाने पर हिंदू हैं, खासकर उन जगह पर जहां अभी चुनाव हो रहे हैं। और अगर आपने गौर किया तो पता चला होगा, चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा तेजी से चला रही है। दर्शकों, इसके पीछे की वजह आपको बता रहा हूं। दो जगह चुनाव चल रहे हैं और दोनों ही जगह कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, इनका एजेंडा समझना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जम्मू कश्मीर जहां पहले चरण के चुनाव की वोटिंग हो चुके हैं, दूसरा हरियाणा जहां चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ये दोनों देश के वो राज्य हैं जहां कांग्रेस ये बता चुकी है कि उसकी जिद सिर्फ कुर्सी पाने की, सिर्फ जीत का ताज पहनने की। हिंदू लगातार टारगेट पर है। कांग्रेस को देश के लोगों किसी की नहीं पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले महीने जब जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने वहां पार्टी के जीतने पर देश पर कब्जे की बात कह डाली। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से अपने इरादे साफ कर चुके हैं तो इस कड़ी में कांग्रेस के दूसरे नेताओं के नाम भी एक एक कर जुड़ते जा रहे हैं। मामन खान खड़गे के प्लान को अमली जामा पहनाने की कड़ियां जोड़ रहे हैं। इसके लिए वो हिंदुओं पर हमला बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या कोई दूसरा राज्य, ये वक्त जागने का, हिंदुओं के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का और देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने का। और दर्शकों, ये हिंदू विरोधी नीति यही खत्म नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि जिस राज्य में आपको लेकर चल रहा हूं वहां चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुके हैं, लेकिन अब आपको
यही मामला बताऊंगा जिसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आप आग बबूला हो जाएंगे। यह घटना उस राज्य की है जहां इंडिया अलायंस में ही शामिल डीएमके की सरकार है। तमिलनाडु में हिंदुओं को सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों, सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों। और मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। यह वही राज्य है जहां पर सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा था दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अखिलेश नाम का एक शख्स भजन का हिस्सा बनने के लिए जा रहा था, धोती पहना हुआ था, जनेऊ पहन के जा रहा था। बड़ी बात क्या, बिना शर्ट के वो कार्यक्रम में जा रहा था जहां पर डीएमके की सरकार है। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग उसे रोक लेते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका नाम अखिलेश है, वो धोती पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है। जनेऊ पहनने पर पहले उसका मजाक उड़ाया, जब इतने पर भी बात नहीं बनी तो तीनों ने उसका जनेऊ काटकर फेंक दिया दर्शकों, सोच लीजिए। और अखिलेश को कहा कि दोबारा जनेऊ मत पहन लेना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, धमकी देने लगे। सरकार है डीएमके की, कांग्रेस की सहयोगी है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो दर्शकों केस दर्ज करा दिया है। लेकिन यह घटना क्या बताती है, क्या दर्शाती है दर्शकों, किस तरह से जहां सरकार है वहां परेशान किया जा रहा है और जहां नहीं है वहां कहा जा रहा है कि अगर आ गई तो रहने नहीं दिया जाएगा, भगा देंगे। इतना ही नहीं दर्शकों, देश में हिंदू विरोधी सोच का यह जहर यहां खत्म नहीं होता। अब आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली ढपली बजने लगी है और असदुद्दीन ओवैसी की मजहबी फौज हिंदुओं को धमका रही है, खुलेआम चेतावनी दे रही है। और इसमें सबसे ऊपर है एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज अली, वारिस पठान। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी नेता नीतीश राणे के विरोध में मुंबई के कई इलाकों में रैली निकाली है और धीरे धीरे उनके समर्थक देखिए आप बढ़ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन क्या ये इंसाफ है दर्शकों? कानून है इस देश में, अपना काम करेगा। एकता का प्रदर्शन दिखाने लगे हैं, ऐसे में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली है। इस दौरान एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने धमकी दे दी है, मुसलमानों को दिमाग अगर उनका खिसक गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोचिए, कह रहे हैं कि अगर दिमाग फिर गया तो बहुत बुरा होगा। मेरे को ये राणे का एक भाई है, उसने बोला ये इम्तियाज जलील कौन है? देख राणे, अभी तक बात दबी हुई थी, अब ये खुद बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं तेरा। बोले मैं एमआईएम को फूंकूंगा तो वो खत्म हो जाएगी। अबे मैं अगर थूकूंगा तो तीनों के तीनों तुम लोग बह के निकल जाएंगे, सिर्फ फूकूंगा तो। और दर्शकों, अब अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे देश विरोधी हो गई है लालटू। दिखाइए किस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है, देख लीजिए दर्शकों। और आज लाल टोपी के काले कारनामे तो आपने देखे होंगे, लेकिन देश विरोधी दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं आज बात आपको देखनी चाहिए हमारी एक्सरे रिपोर्ट, क्योंकि यहां जो तस्वीर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश में है और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जहां पर कार्रवाई जरूरी है। देश विरोधी जगह जगह है, लेकिन अब एक और इंडिया अलायंस का हिस्सा है देश विरोधी समाजवादी पार्टी के नेता। देश विरोधी बोल रहा हूं दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार किया जा रहा था और बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह था जिसका पर्दाफाश हो गया है। और इस गिरोह में समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान, सोच लीजिए आप, अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जाएगा तो वो देशद्रोही है। ये वो नेता हैं जो शपथ लेते हैं देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन काम देश विरोधी, देश को पीछे धकेलने का, अपनी जेब भरने के लिए ऐसे अपराध में अपनी हिस्सेदारी देते हैं जो देश की आर्थिक हालात पर चोट करती है दर्शकों, देश के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इनका चेहरा दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इनके काले खेल यहां तक सीमित नहीं है। कैसे ये पूरा खेल रच रहे थे दिखाता हूं आपको।
समाजवादी पार्टी पर आरोपियों का तमगा तो लगा ही था, लेकिन क्या अब ये पार्टी देश विरोधी हो गई है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ पकड़ा गया। कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग उसको बर्स्ट किया गया, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। और ऐसे जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सभी पे पकड़ के कार्रवाई इसमें फर्दर कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई प्रचलित कराई जाएगी। अखिलेश यादव अब इस पर क्या सफाई देंगे? अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाया, मोईद और नवाब मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन अब रफीक खान पर क्या बोलेंगे? बीजेपी अखिलेश से यही सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता, कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, अयोध्या में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, कन्नौज में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? और जब उन पे कार्रवाई होने लगती है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होने लगता है, वो रोने चिल्लाने लगते हैं। राजनीति के चक्कर में अखिलेश यादव हर बार अपराधियों को कवर फायर देते हैं, हमेशा सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या वो इस बात को मानेंगे कि रफीक खान जो कुछ भी कर रहा था उसकी जानकारी उन्हें पहले से थी, या फिर इस बार वो कोई नई थ्योरी के साथ सामने आएंगे? ये देश विरोधी कारनामा नहीं है तो क्या है दर्शकों? और इसलिए आज हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये खेल रचा जा रहा था वो आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये पूरा कारनामा कैसे किया जा रहा था। इस पूरे कारनामे में बहुत बड़ा खेल चल रहा था दर्शकों। ये गिरोह कैसे काम करता था देखिए। समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान गिरोह का मास्टरमाइंड है दर्शकों। ऐसे बोरियों में भर के नकली नोट ले जाए जाते थे। काले कारोबार का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में। स्कैनर इनके पास था, प्रिंटर इनके पास था और इसकी मदद से ये जाली नोट बनाते थे। जाली नोट का कारोबार नेपाल के रास्ते किया जा रहा था दर्शकों, ये भी खुलासा हो गया है। यानी नकली नोट गिरोह चलाने वाले लोग पहले तो कारोबार करते थे, इसके साथ ही लोगों को धमकाते थे, लोगों की जमीन अपराधियों के नाम पर दर्ज करवा देते थे। सोच लीजिए इनके कारनामे। और रफीक खान जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, सपा की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है ये। पुलिस ने 5.62 लाख यानी 5,62,000 के नकली नोट बरामद किए। ये कब से चल रहा था किसी को नहीं पता। पुलिस को 1,10,000 के असली नोट भी मिले हैं जो नकली के एवज में लाते थे। 3,000 नेपाली मुद्रा भी मिली है, यानी बाहर भी पैसा जा रहा था दर्शकों। 10 देसी तमंचे इनके पास से, 4 सुतली बम, 2 नेपाली भी बरामद किए। 26 फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड इन लोगों ने खरीदे दर्शकों। सोच लीजिए इनका नेक्सस कितना बड़ा था और ऐसे ही ये कार्य कर रहे थे। इसलिए आज हम कह रहे हैं दर्शकों कि क्या देश विरोध में इतनी बड़ी साजिश की जा रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है? सुनवाता हूं आपको। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। रफीक खान का यह काला कारोबार अब सबके सामने आ चुका है दर्शकों, लेकिन अब आपको इनकी और अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूं। देख लीजिए, साथी हैं जिसे देखकर आप दोनों के बीच की करीबी समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू खड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी से यहां कुछ सवाल भी पूछने जरूरी हो जाते हैं। सवाल यह है कि अखिलेश जी, आपको यह कैसे पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी पार्टी के नेता आखिर कर क्या रहे हैं? आपकी नाक के नीचे समाजवादी पार्टी में ये क्या हो रहा है? सोचिए जरा आप।
आखिर समाजवादी पार्टी के नेता नेतागिरी करते करते अपराध क्यों करने लगे हैं, उसमें क्यों शामिल पाए जा रहे हैं? और एक एक करके कई लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है दर्शकों। और यह भी आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में एक दो नहीं, कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए जो कई मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वो भी आपको बता देता हूं कैसे इनके एक एक करके नेता सामने आ रहे हैं। देख लीजिए इधर आप, नकली नोट का कारोबार सबसे पहले आप देख रहे हैं, उसके बाद मोईद खान, नवाब सिंह, ये रेप में सोचिए इन पर आरोप लगे हैं। और इधर दो नेताओं पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और ये भी समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, एक महिला नेत्री भी हैं जिन्होंने अपने पति के साथ ही मारपीट की और इनके पति अस्पताल में आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव भी लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से। सोच लीजिए दर्शकों कि इतने सारे नेता आखिर एकदम से ये काले कारनामे क्यों किए जा रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़े हैं दर्शकों, बहुत बड़े इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर एक ही पार्टी के नेता फंसते जाएंगे तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध से इनका पुराना नाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है अखिलेश यादव, क्योंकि वो कवर फायर देते हैं। एक राजनेता के तौर पर जरूर सियासी चाल चलते हैं, लेकिन जब जौनपुर में मंगेश का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार के साथ खड़े होकर सवाल उठाए। योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने एक्शन लिया तो पुलिस पर सवाल उठाया, पुलिस ने सफाई दी। अब उनकी पार्टी के प्रतापगढ़ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ने एक दलित शख्स पर अत्याचार किया है दर्शक, यानी अपराध अभी खत्म नहीं हुए। देख लीजिए, यही है वो अखिलेश यादव जी। आप इस पर क्या कहेंगे? और अखिलेश यादव जी पीडीए का फॉर्मूला देते हैं, सत्ता में वापसी के सपने देखते हैं, पिछड़ों के साथ दलितों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता क्या कर रहे हैं, दलितों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये सच अब उजागर हो गया है दर्शकों। गुलशन यादव जिन्होंने अत्याचार किया है, लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सब देख रहे हैं। और जो लोग थूक लगाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनका योगी आदित्यनाथ सफाया करने वाले हैं दर्शकों। लेकिन कैसे सफाया करेंगे यह मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज मैं आपको दूंगा। और इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आज जरूर खबर देखिए, क्योंकि मिलावट हर जगह की जा रही है। लेकिन अब जो मिलावट करेगा उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन लेंगे। जिन लोगों ने आपके जूस में पेशाब मिलाई, थूक लगाकर रोटी खिलाई, पैरों से आटा गूंथा, फलों पर थूक लगाकर बेच दिया, ऐसे दरिंदों के लिए अब कोई माफी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने का ठान लिया है। ऐसे दरिंदों के खिलाफ एक्शन का प्लान भी तैयार कर लिया है, साथ ही अधिकारियों को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और योगी का संदेश साफ है कि अगर कोई भी मिलावट करेगा, गंदगी करेगा तो बचेगा नहीं। मिलावटखोरों का हौसला जितना बढ़ा हुआ था, और हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों में, तिरुपति बालाजी में क्या किया, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला दी। हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार किया गया है दर्शकों। लेकिन अब ऐसे जाहिलों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और उत्तर प्रदेश उसके लिए तैयार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही दर्शकों साफ कर दिया था कि वो एक्शन जरूर लेंगे। देखिए जरा क्या कहा था। गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सुन लिया दर्शकों आप, योगी आदित्यनाथ शुद्धता की बात कह रहे हैं, शुद्धता के मिशन पर हैं, इसलिए आज उन्होंने कुछ फैसला लिया है, बता देता हूं। खान पान में थूक पेशाब मिलाने वालों पर अब उनकी खैर नहीं, एक्शन होगा।
ऐसा करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, ढाबा और रेस्टोरेंट की जांच करना बहुत जरूरी है, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। और जो भी संचालक है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। मालिक और मैनेजर के नाम और पते बाकायदा दुकानों में उनके बोर्ड लगाए जाएं। खाने पीने की दुकानों में सीसीटीवी बाहर नहीं, अंदर किचन में भी बहुत जरूरी है। ढाबा और रेस्टोरेंट में साफ सफाई पर जोर दिया जाए, नहीं तो एक्शन होगा। शेफ और वेटर जो वहां पर मौजूद हैं वो ग्लव्स पहने, हाथों में मास्क लगाएं। और यही चीजें हैं, जो भी अगर मिलावट करेगा, खिलवाड़ करेगा, तो फिर योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस एक्शन लेगी। दर्शकों, लेकिन इस एक्शन को लेकर सवाल जो लोग उठाते हैं उन्हें भी अब हिंदू साधु संत जवाब दे रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट से पूरा देश आहत है। आम हो या खास, साधु हो या संत, हर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस मिलावटखोरी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने जहां यूपी में नया आदेश पारित किया, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने भी प्रसाद में मिलावट करने वालों को फांसी देने की मांग की। भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्मभ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्मभ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। सुन लिया दर्शकों आपने, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या ये साजिश लंबे समय से की जा रही है, इसका खुलासा भी होना दर्शकों बहुत जरूरी है। जब होगा तो उसकी भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान भरी खबरों के साथ। नमस्कार।